छत्तीसगढ़ में आम उपभोक्ताओं को एक बार फिर से बिजली का झटका लगने जा रहा है। छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम के प्रभावी होते ही बिजली की दरें बढ़ जाएंगी। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बिजली का झटका, उपभोक्ताओं पर पड़ेगी महंगाई की मार। जी हां, छत्तीसगढ़ में बिजली और महंगी होने जा रही है। ऐसा छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने की वजह से होगा। सरकार ने इस कानून में ऊर्जा शुल्क बढ़ाने की व्यवस्था की है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब इसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। इसके राजपत्र में छपते ही घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल में कम से कम 12 रुपए 36 पैसे की बढ़ोतरी हो जाएगी। राज्यपाल ने जिस विधेयक पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए हैं, उसे छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने मॉनसून सत्र के दौरान पारित किया था। जानकारी के मुताबिक कानून के जरिए ऊर्जा शुल्क 3 से 7% तक की वृद्धि की गई है। घरेलू कनेक्शन पर प्रति यूनिट चार्ज 8% से बढ़ाकर 11% कर दिया गया है। गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एनर्जी चार्ज 12% से बढ़ाकर 17% किया गया है। सीमेंट उद्योगों की कैप्टिव माइंस के लिए ये 15 से 21% किया गया है। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की संभावित दर क्या होगी, इस पर नजर डालते हैं। घरेलू उपभोक्ता पहले 1 से 100 यूनिट की खपत पर 32 रुपए 96 पैसे देते थे। अब उन्हें 45 पैसे 32 पैसे देने होंगे। वहीं 101 से 200 यूनिट की खपत के लिए 62 रुपए 40 पैसे की जगह 85 रुपए 80 पैसे देने होंगे, जबकि 201 से 400 यूनिट के लिए 169 रुपए 60 पैसे की जगह 233 रुपए 20 पैसे देने होंगे। वहीं 401 से 601 यूनिट की खपत के लिए 302 रुपए 40 पैसे की जगह 415 रुपए 80 पैसे देने होंगे। बढ़ी हुई दरों का घरेलू उपभोक्ताओं पर कितना असर पड़ेगा, अब इसे आसान भाषा में भी समझ लेते हैं। 100 यूनिट से ज्यादा की खपत पर 12 रुपए 36 पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। वहीं 200 यूनिट से ज्यादा की खपत पर बिल 23 रुपए 40 पैसे बढ़ जाएगा। इसी तरह 300 यूनिट से ज्यादा की खपत पर बिजली का बिल 63 रुपए 60 पैसे ज्यादा आएगा। 400 यूनिट से ऊपर की खपत पर बिजली बिल 113 रुपए 40 पैसे ज्यादा आएगा। ये तो हुई बात घरेलू उपभोक्ताओं की। अब गैर घरेलू यानी कमर्शियल उपभोक्ताओं पर कितना भार पड़ेगा, इस पर भी नजर डालते हैं। कमर्शियल उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट तक की खपत पर 70 रुपए 20 पैसे देने होते थे, अब 99 रुपए 45 पैसे देने होंगे। इसी तरह 101 से 400 यूनिट तक की खपत पर 328 रुपए 80 पैसे पहले देने होते थे, जो कि अब 465 रुपए 80 पैसे हो जाएगा। इसी तरह 401 से ज्यादा की खपत पर 396 रुपए की जगह 561 रुपए देने होंगे। राज्य सरकार की कंपनी एनटीपीसी से जो बिजली खरीद रही है, उसके एवज में हर महीने 120 करोड़ रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि 3-4 हजार रुपए प्रति टन की जगह अगर विदेशों से 15 से 18 हजार रुपए टन का कोयला आएगा तो उत्पादन तो महंगा होगा ही। सीएम ने कहा था कि इस महंगे कोयले का अभी पूरा इफेक्ट आना बाकी है। केंद्र सरकार के द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है कि विदेश से आए महंगे कोयले को बिजली उत्पादन में 15 से 20% तक उपयोग किया जाए, जिसके चलते बिजली उत्पादन की लागत मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। इस कारण राज्य सरकार को मजबूरी में बिजली के दरों में बढ़ोतरी करना पड़ा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने वादा किया था बिजली बिल हाफ करने का, लेकिन जनता की जेब साफ कर रही है। महज 4 वर्षों के कार्यकाल में 3 बार से ज्यादा बिजली के दाम बढ़ाए गए हैं और अब फिर से बिजली का एक बड़ा झटका जनता की जेब को लगने वाला है। आने वाले कुछ दिनों में बिजली के दामों में फिर से इस सरकार ने बढ़ोतरी कर जनता की जेब काटने का प्रबंध कर लिया है। बहरहाल सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन सच ये है कि रोशनी के त्योहार दिवाली से पहले आम लोगों को महंगी बिजली बिल का करंट लगने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जानकारी ये है कि ये जो संशोधन विधेयक है, इसमें
विद्युत की टैरिफ में बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और घरेलू बिजली में बढ़ावा हो सकता है, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि आने वाले समय में जितना खर्चा हो रहा है उस हिसाब से टैरिफ रखे गए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रदेश की जनता को एक बार फिर से बिजली का झटका लगने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद दिवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो खबर तो यह है कि छत्तीसगढ़ में अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत पर 12 रुपए 36 पैसे अतिरिक्त देने होंगे, जबकि 200 यूनिट से ज्यादा की खपत पर बिल 23 रुपए 40 पैसे बढ़ जाएगा। वहीं 300 यूनिट से ज्यादा की खपत पर 63 रुपए 60 पैसे अतिरिक्त लगेंगे। 400 यूनिट से ऊपर की खपत पर 113 रुपए 40 पैसे ज्यादा देने होंगे। क्या आदिवासी क्षेत्रों में मोदी, शाह और शिवराज का जादू चल रहा है? शुक्रवार को 46 निकाय के चुनाव परिणाम में बीजेपी की जीत इसी ओर संकेत कर रही है। नगरीय निकाय चुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस सेमीफाइनल में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव में आदिवासी कार्ड का जादू। आदिवासी बेल्ट में बीजेपी ने किया कमबैक। जी हां, निकाय चुनाव के ताजा नतीजे से बीजेपी गदगद है तो कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले निकाय चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं। तो 30 सितंबर को 46 नगरीय निकाय के कुल 814 वार्ड के रिजल्ट घोषित हो गए। इसमें बीजेपी को 417, कांग्रेस को 250 वार्डों में जीत मिली तो 131 वार्ड में निर्दलीय जीते। दरअसल मौजूदा निकाय चुनाव के बाद अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है और ये तस्वीर बता रही है कि शहर से लेकर गांव तक अब बीजेपी का परचम लहरा चुका है। मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम में 10 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस और 1 पर अन्य काबिज है। वहीं प्रदेश की 93 नगर पालिका में 68 पर बीजेपी, 22 पर कांग्रेस और 3 पर अन्य काबिज हैं। इसी तरह 284 नगर परिषद में से 208 पर बीजेपी, 41 पर कांग्रेस और 35 पर अन्य काबिज हैं। निकाय चुनाव के नतीजे इस बार कई मायने में अहम हैं। दरअसल इस बार निकाय चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों के 28 निकायों में बीजेपी जीती है। झाबुआ, मंडला, शहडोल में बड़ी संख्या में बीजेपी पार्षद जीते। वहीं अनूपपुर, उमरिया और छिंदवाड़ा में भी बीजेपी ने बड़ी लीड बना ली। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी बेल्ट में बीजेपी पिछड़ गई थी। तब आदिवासियों के लिए रिजर्व 47 एसटी सीटों में से कांग्रेस 30 पर जीत गई थी। इसके बाद बीजेपी ने आदिवासी क्षेत्रों में कार्य योजना बनाकर काम किया। तो 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी बेल्ट पर बीजेपी का कमबैक बेहद अहम माना जा रहा है। बहरहाल इस पर कांग्रेस बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुनिए। मध्य प्रदेश की जनता ने पहले ही कमलनाथ को नकार दिया था। अब उनके क्षेत्र छिंदवाड़ा में भी जनता ने कमलनाथ को नकार दिया है। वहां 6 स्थानों पर हुए चुनाव में से 4 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। कमलनाथ कितना भी कहें कि मध्य प्रदेश को छोड़ के नहीं जाऊंगा, पर मुझे लगता है कि जनता ने तय कर लिया है कि अब कमलनाथ मध्य प्रदेश में नहीं। पूरा मध्य प्रदेश ही कमलनाथ जी का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस, पैसा, प्रशासन की मदद से कुछ नगरीय निकायों में कुछ सफलता जरूर पाई है, लेकिन छिंदवाड़ा में नगर निगम महापौर हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, निगम अध्यक्ष हो, 7 विधायक हो, सांसद हो, सभी कांग्रेस के हैं। नगरीय निकाय के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ इन चुनावों को लोकल इलेक्शन बताकर स्थानीय कार्यकर्ताओं के भरोसे छोड़ दिया था। गिने चुने शहरों और कस्बों में ही कमलनाथ ने सभाएं की। वहीं बीजेपी ने इसे प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर में बैठकें और जनसभाएं की। टिकट वितरण से लेकर बूथ लेवल वर्कर्स की बैठकों में खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे और अब परिणाम सबके सामने है। मतलब सत्ता के सेमीफाइनल मुकाबले में बीजेपी ने बड़ी लीड बना ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल मुकाबले यानी 2023 में कांग्रेस इस लीड को ओवरटेक करने के लिए आगे क्या रणनीति अपनाती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के गढ़ पे बीजेपी ने एक बार फिर से सेंधमारी की है। यहां पर नगर पालिका और नगर परिषद में करीब
75% भारतीय जनता पार्टी ने सीटों पर कब्जा किया है। आदिवासी वोट बैंक भी यहाँ पर बड़ी संख्या में देखा जाता है। ऐसे में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इन सीटों पर कब्जा किया है, इससे कहना गलत नहीं होगा कि 2023 को लेकर अब चुनावी रणनीतियाँ जिस प्रकार से बीजेपी अपनी बना रही थी उसमें धीरे धीरे कामयाब होती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को इस पर पूरी तरह से फोकस करने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल। तो खबर तो यह है कि निकाय चुनाव के मौजूदा नतीजों में आदिवासी क्षेत्रों के 28 निकाय में बीजेपी जीती। झाबुआ, मंडला, शहडोल में बड़ी संख्या में बीजेपी पार्षद जीते। अनूपपुर, उमरिया और छिंदवाड़ा में भी बीजेपी ने लीड बना ली। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी बेल्ट में बीजेपी पिछड़ी थी। तब 47 एसटी रिजर्व सीटों में 30 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इसके बाद बीजेपी संगठन ने आदिवासी क्षेत्रों में कार्य योजना बनाकर काम किया। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नजर आदिवासी वोटर्स पर है। मध्य प्रदेश में करीब 70 विधानसभा सीटों पर आदिवासी समुदाय का प्रभाव है। ऐसे में इस बार कांग्रेस और बीजेपी की नजरें न सिर्फ इन पर है, बल्कि जैस में समीकरण बिगाड़ने के लिए मैदान में उतरने को तैयार है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव से पहले आदिवासियों से बढ़ रहा मेल। मालवांचल में जयस बिगाड़ सकती है खेल। जी हां, मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन लगभग शुरू हो गया है। ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल हर वर्ग को साधने के लिए अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं और इसमें सबसे अहम है आदिवासी वर्ग, खासकर मालवांचल में पड़ने वाली आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें, जहां आदिवासी संगठन जयस का प्रभाव माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको एमपी में एसटी वर्ग यानी आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों का गणित समझाते हैं। तो एमपी में आदिवासी वर्ग के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। 23 अन्य सीटों पर आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में है। इनमें से 30 सीटें पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिली थी, जबकि 2013 के चुनाव में 47 रिजर्व सीटों में से 31 सीटें बीजेपी को मिली थी। ये तो बात हुई एसटी रिजर्व सीटों के समीकरण की। अब बात कांग्रेस की रणनीति की करते हैं। तो 2018 में जयस संरक्षक हीरालाल अलावा कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस की टिकट पर हीरालाल अलावा मनावर से जीते थे। जयस के साथ से 2018 में कांग्रेस को एसटी सीटों पर बढ़त मिली। कांग्रेस जानती है कि जयस के चुनाव लड़ने से ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही होगा, इसलिए जयस को चुनाव लड़वाने के लिए कांग्रेस की ओर से प्रोत्साहित किया जा रहा है। जयस ने 50 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान भी कर दिया है। 2018 के चुनाव में एसटी वोटों की बदौलत ही कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंची थी। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस की बेचैनी इतनी क्यों बढ़ रही है? तो इसकी कई वजहें हैं। दरअसल 2018 में आदिवासी बेल्ट में पिछड़ने के बाद बीजेपी ने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आदिवासी वर्ग को रिझाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। इनमें से बात करें मध्य प्रदेश की तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के तौर पर मनाया गया। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस रहता है। 89 आदिवासी विकास खंडों में घर घर राशन पहुंचाने की शुरुआत हुई। 15 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने भोपाल में इस योजना का शुभारंभ किया था। भोपाल की गोंड रानी कमलापति के नाम पर रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया। एसटी वर्ग के हितों को संरक्षित करने के लिए एमपी में पेसा एक्ट लागू किया गया। तेंदू पत्ता बेचने का कार्य ग्राम वन समिति को और ग्राम सभा को दिया गया। 800 ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने की कवायद भी शुरू हो गई है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी वर्ग से आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन जनता के बीच में रहती है और जनता के कल्याण और उत्थान के लिए काम करती है। जहां एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार सभी वर्गों की चिंता करते हुए, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो या हमारे आदिवासी भाई बहन हो, सभी के कल्याण के लिए जनहितैषी योजनाएं बनाकर लगातार उनकी सेवा में लगी रहती है। जयस मूल रूप से कांग्रेसी विचारधारा का एक संगठन है। पिछले चुनाव में भी हमने जयस के संरक्षक हीरालाल जी को टिकट दिया था और वो विजय होकर आए थे। वो लगातार कांग्रेस के जब तक सरकार रही वो उनका समर्थन करते रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए जयस हो, गोंडवाना हो,
कांग्रेस हो, सबका एक ही मूल उद्देश्य है कि 18 सालों के कुशासन से भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से हटाना है। तो बीजेपी के कदम से कहीं न कहीं आदिवासी वर्ग का झुकाव एक बार फिर बीजेपी की ओर दिख रहा है। बहरहाल इस पर कांग्रेस बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुनिए। आगामी मध्य प्रदेश के जो विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें आदिवासी वोट के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में बहुत ज़बरदस्त एक खींचतान है। और वो इसलिए है कि जो मध्य प्रदेश में 2013 के चुनाव थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 47 में से 37 सीटें आदिवासियों की मिली थी, जो कि बाद में घट के 2018 में 16 हो गई। ये है कि आदिवासी वोट जिस तरफ जाएंगे तो सरकार लगभग उनका बनना तय है। मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग का करीब 70 सीटों पर प्रभाव है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से 2 सीटें तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से 7 सीट पीछे रह गई थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि एमपी में एक एसटी रिजर्व सीट कितनी अहम है। मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी हमेशा से केंद्र बिंदु का काम करते आए हैं। यही वजह है कि आदिवासियों के बीच पैठ बढ़ाने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल पुरजोर कोशिश करते हैं। 2023 चुनाव को देखते हुए भी बीजेपी और कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है आदिवासियों के बीच मजबूत पकड़ बनाने का। लेकिन जब बात तीसरी पार्टी की होती है तो फिर कहीं न कहीं खेल बिगड़ता है। यही वजह है कि जयस को लेकर एक बार फिर दोनों पार्टियों में चिंता बढ़ गई है। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट। तो खबर तो ये है कि 2018 में जयस संरक्षक हीरालाल अलावा कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस के टिकट पर हीरालाल अलावा मनावर से जीते थे। जयस के साथ से 2018 में कांग्रेस को एसटी सीटों पर बढ़त मिली। कांग्रेस जानती है कि जयस से ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा, इसलिए जयस को चुनाव लड़वाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जयस ने 50 सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करने का भी ऐलान किया है। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। 7 दिसंबर 1998 को दिग्विजय सिंह ने मंत्रिमंडल का गठन किया और इसमें भूपेश बघेल जन शिकायत निवार विभाग दिया गया। 24 अप्रैल 2000 को भूपेश बघेल एमपी के परिवहन मंत्री बने और आज भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना है।